Hello guys. Hello. Welcome. Welcome back to Legal Lens. I am Priyal. ठीक है, आपकी दोस्त. Think of me as your friend only, not as a teacher. एंड जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो। जैसे कि लास्ट डे में हम अपने दोस्त से समझते हैं ना कोई भी टॉपिक, और वो कितने बढ़िया तरीके से टॉपिक समझाता है, एंड वो फिर हमेशा याद रहता है कि हमने पढ़ा था, है ना। जस्ट लाइक दैट, थिंक ऑफ मी जस्ट लाइक दैट, योर बडी। ओके। सो हम लोग इकोनॉमिक्स में कहाँ तक पहुंचे थे? हमारी गाड़ी ये जो 5 पन्ने हैं, ये कंप्लीट करना चाह रही आज, आज की डेट में। एक्सपेंडिचर मेथड तक, है ना। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ये तीनों मेथड कंप्लीट करना चाह रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट गाड़ी में जीडीपी तक पहुंचेंगे। मतलब ये 5 पेजेस आज की डेट में हमें कंप्लीट करने। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ समझाया था, एक स्टोरी समझाई थी, क्या आपको वो स्टोरी याद है? लास्ट क्लास में जो मैंने आपको स्टोरी समझाई थी, क्या वो स्टोरी आपको याद है? होनी चाहिए, नहीं तो गलत बात हो जाएगी। वो स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। ओके। मैंने आपको समझाया था कि एक 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 गांव है जिसका नाम है रोटीपुर। एक गांव है, उसका नाम है रोटीपुर। उसमें 3 लोग काम करते हैं। रमेश जो गेहूं उगाता है, सुरेश जो गेहूं खरीद के आटा बनाता है, और महेश जो आटा खरीद के रोटी बनाता है और फिर बेचता है। फाइनल कंज्यूमर्स कौन है? वहां के गांव के लोग, गांव के लोगों को बेचता है। ठीक है। तो जो रमेश है वो गेहूं उगाता है, गेहूं प्रोड्यूस करता है और सेल करता है 30 रुपए में सुरेश को, राइट। सुरेश को करता है। उसके बाद सुरेश उस आटे को खरीद वो गेहूं को खरीदता है 30 रुपए में, और फिर आटा बनाता है और महेश को बेच देता है 50 रुपए में। तो उसने वैल्यू ऐड कितनी करी? 20 रुपए की वैल्यू ऐड करी, और बेच दिया महेश को 50 रुपए में। ठीक है। महेश ने आटा खरीदा सुरेश से, उसने बनाई रोटी। आटा कितने में खरीदा? 50 रुपए में खरीदा था। 50 रुपए में आटा खरीदा, एंड उसने रोटी बनाई। रोटी बना के गांव के लोगों को 90 रुपए में सेल करी। तो उसने कितना वैल्यू एडिशन किया? 40 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 40 रुपए का। ठीक है। ये हमने समझ लिया था, और हमने 3 मेथड्स इधर से समझे थे। इफ आपको ये याद नहीं आ रहा है, लास्ट क्लास में जाओ एंड पढ़ लो। लास्ट क्लास में जाओ एंड पढ़ लो, क्योंकि हम आज इसके आगे बढ़ने वाले हैं। हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये समझना है तो आप लास्ट क्लास में जाइए। रिकॉर्डिंग आपके पास है, यूट्यूब पे डली हुई है। आप उस क्लास में जाइए, उस क्लास में जाके पढ़ लीजिए कि क्या बताया गया था, इस स्टोरी का क्या मतलब था, इस स्टोरी का क्या मतलब था। अब हम क्या करने वाले हैं? हम अपनी बुक से अब पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि क्या था क्या नहीं था। अब हम अपनी बुक पे जाएंगे और वहां से पढ़ेंगे। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू रिफर आर नोट्स। नोट्स से पढ़ने वाले हैं। ओके। सो हमने ये पढ़ लिया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अब्रॉड क्या होता है? क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय द रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पेड टू फॉरेन रेसिडेंट्स विद इन द कंट्री। समझा दिया था मैंने ये भी। किस चीज का डिफरेंस है? जो भी इनकम रेसिडेंट्स अब्रॉड से अर्न कर रहे हैं, रेसिडेंट्स जो इंडिया के रेसिडेंट्स है जो अब्रॉड से अर्न कर रहे हैं। जॉन की स्टोरी याद आ रही है? राजू की स्टोरी याद आ रही है? जो भी इनकम रेसिडेंट्स अब्रॉड से अर्न कर रहे हैं, माइनस जो इनकम हम पे कर रहे हैं फॉरेनर्स को विद इन द कंट्री, उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके। अब ये बता रहे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जब आपको कैलकुलेट करने में ध्यान रखना है ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है। कैलकुलेशन जब करते हैं नेशनल इनकम की, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो यहाँ बता रहे हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पहला तो, हम सिर्फ फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। जो स्टोरी रमेश सुरेश महेश की थी, उसमें क्या था? हम फाइनल गुड्स को देख रहे थे। फाइनल गुड्स की प्राइस कितनी है? फाइनल गुड्स की प्राइस थी 90 रुपीज। ओके। एंड जो वैल्यू एडिशन भी हुआ था वो भी 90 रुपीज का ही हो रहा था। 30 रुपीज वीट की, गेहूं की प्राइस थी। 20 रुपए का एडिशन किया उसने, सुरेश ने आटा बनाने के चक्कर में, और महेश ने वैल्यू एडिशन के 40 रुपए का। तो 30, 20, 40 कितना हो गया? 90 रुपीज। तो हम फाइनल गुड्स की प्राइस देखते हैं। फाइनल गुड्स की प्राइस देखते हैं कि हम डबल काउंटिंग तो ना कर दिए, कहीं हम डबल काउंटिंग तो नहीं कर दिए। सो ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड
फाइनल प्रोडक्ट्स को ही हम इंक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड टू अवॉइड डबल काउंटिंग। जो चीज फाइनल कंज्यूमर के पास जा रही है, फाइनल कंज्यूमर के पास, ठीक है, गांव के लोगों के पास क्या जा रहा था? रोटी, उनको रोटी चाहिए थी। वो रोटी फिर कहीं बेच नहीं रहे, वो रोटी कहीं बेच नहीं रहे, वो खुद ही कंज्यूम करने वाले फाइनल कंज्यूमर है। जो चीज फाइनल कंज्यूमर के पास जाने वाली है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सिर्फ उसकी वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। जो इंटरमीडिएट चीजें हैं, जैसे गेहूं इंटरमीडिएट हो गई है ना इस केस में, जैसे कि आटा इंटरमीडिएट हो गया, है ना, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी वैल्यू को इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो डबल काउंट हो जाएगा, डबल काउंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वाई ओनली फाइनल गुड्स की प्राइस को ही इंक्लूड किया जाता है। फिर आता है इंक्लूजन ऑफ फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम क्या थी? जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जो इससे इनकम आ रही थी, दैट इज फैक्टर्स। तो ऑल इनकम्स अर्न बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उससे हम जो भी इनकम कमा रहे थे हम उसको इंक्लूड करते हैं। पहली बात तो हमने सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करनी है, फिर फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है, उसके बाद टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे पर सब्सिडीज को नहीं करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इंक्लूडेड, सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन। क्यों ऐसा करना है? क्यों ऐसा करना है? क्योंकि टैक्सेस जो गवर्नमेंट अर्न करती है वो कुछ चीज बनाकर दे रही है। फॉर एग्जाम्पल टोल टैक्स, टोल टैक्स, वो क्यों टैक्स ले रही है? क्योंकि उसने रोड बनाए हैं, रोड कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो वो उस पर टैक्स चार्ज करे, फिर वो आपके लिए बनाकर देती है अच्छे अच्छे रोड्स। ठीक है, वो पहले टैक्स चार्ज करेंगे और फिर आपके लिए रोड्स बनाकर देंगे। सब्सिडीज जो रहती है, सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडी इसलिए रहती है कि आपको कुछ कंपनसेशन मिल जाए, ठीक है, आपको फ्री गुडीज मिल जाए। तो फ्री गुडीज यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होते। सब्सिडीज आप आर फॉर्म ऑफ फ्री गुडीज जो गवर्नमेंट फ्री में आपको दे रही है, तो टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे बट सब्सिडीज को नहीं करने वाले, सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आ रहा है इंक्लूजन ऑफ NFIA, विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमने पढ़ा था कि इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड, मेकिंग इट नेशनल, नॉट जस्ट डोमेस्टिक कंसेप्ट। ठीक है, नेशनल कंसेप्ट होना चाहिए। नेशनल में रेसिडेंट्स भी आते हैं जो बाहर से कमाई करके आ रहे हैं, ठीक है, जो इनकम उनने अब्रॉड से अर्न करके यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो सिर्फ एक डोमेस्टिक कंसेप्ट नहीं होगा, एक नेशनल कंसेप्ट हो जाएगा। तो चार चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्लूड करते हैं, फैक्टर इनकम्स इंक्लूड करते हैं, NFIA इंक्लूड करते हैं, एंड टैक्सेस इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ओके, समझ में आया? उसके बाद आते हैं मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, थ्री मेथड्स पढ़े थे हमने, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। लास्ट क्लास में ही बता दिया था मैंने आपको और बहुत अच्छे समझाया भी था। तो यहाँ पे थ्री स्टैंडर्ड मेथड्स हैं ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। Though they approach the concept differently, all three ultimately yield the same result because one person's expenditures, another person's income and another output। उसको क्या बोलते हैं? सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको क्या बोलते हैं? सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। मैं लास्ट क्लास भी समझाया था। तीनों मेथड्स डिफरेंटली अप्रोच करते हैं। कोई एक्सपेंडिचर काउंट कर रहा है, कोई इनकम काउंट कर रहा है, सिर्फ वैल्यू एडिशन काउंट कर रहा है कोई। तो बट तीनों का हमेशा रिजल्ट सेम आया था। तीनों का रिजल्ट सेम आया था। मैं तीनों टाइप से कैलकुलेट करने की कोशिश की थी लास्ट एग्जाम्पल में, तीनों का रिजल्ट सेम आया था। वो क्यों होता है? बिकॉज सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्क्युलर, किसी का एक्सपेंडिचर किसी की इनकम है, ठीक है, मैंने एक्सपेंस किया, सामने वाले को दिया, तो वो उसकी इनकम हुई, तो मेरा एक्सपेंस और उसकी इनकम सेम हुई। ठीक है, मेरी इनकम किसी और का आउटपुट था, मेरा इनकम किसी और का आउटपुट था, किसी ने मुझे आउटपुट दिया, तभी तो मैंने उसको बेचा ना, तो उसका आउटपुट और मेरी इनकम सेम हो गई, है ना। दिस इज कॉल्ड सर्क्युलर फ्लो ऑफ इनकम। तो थ्री मेथड्स निकल के आते हैं। पहला है प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तीन मेथड्स निकल के आते हैं, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ठीक है, एक सेकेंड आप रुकिएगा। हम्म,
यस, चलिए ठीक है। तो 3 मेथड्स आते हैं, ऑल यील्ड द सेम नेशनल इनकम, ठीक है, तीनों का एक ही आता है। प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है। प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है, जहाँ पे आप प्रोडक्शन देखते हैं, नेट वैल्यू कितनी ऐड हुई, हम देखते हैं वैल्यू एडिशन कितना हुआ। जो हमने उस एग्जाम्पल में देखा था, वो हमको समझ में आ रहा है ना कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ था हर एक स्टेज पे। फिर इनकम मेथड आता है, जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम मेथड, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, जहाँ पे आता है फैक्टर इनकम मेथड में वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। किसने कितनी इनकम कमाई, लेबर्स ने कितनी इनकम कमाई, लैंड पे कितनी इनकम कमाई, कैपिटल पे कितना, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर था उसने कितना प्रॉफिट कमाया, दैट इज कॉल्ड इनकम, दैट इज कॉल्ड इनकम। फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड विच इज कॉल्ड स्पेंडिंग साइड, स्पेंडिंग कितनी हुई, कंजम्पशन पे, इन्वेस्टमेंट पे, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ये अभी शॉर्ट में लिखा है, इसको आगे पढ़ेंगे तो ये वाला जो आपको चार्ट है समझ में आ जाएगा, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे तो ये चार्ट समझ में आएगा। अभी इसको भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। पहले हम तीनों मेथड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। पहले तीनों मेथड्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। पहला मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड, जिसको क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। द प्रोडक्ट मेथड ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड measures national income by estimating the total value of goods and services produced within the domestic territory of a country during a year. It focuses on the production side, calculating how much each sector contributes to total output. क्या होता है, हम ये देखते हैं कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी में लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया है ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में कितना हमने प्रोड्यूस किया अपनी टेरिटरी के अंदर। इट फोकसेस ऑन प्रोडक्शन साइड, प्रोडक्शन साइड मतलब प्रोड्यूस कितना हुआ है, प्रोडक्शन हमने कितना किया उस पे, एंड उस पे हम हर सेक्टर का कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना आउटपुट उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसको कैलकुलेट करते हैं ओके। सो इसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है इसको कैलकुलेट करने के। आइडेंटिफाई करो कि प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस कौन कौन है। All economic units engaged in productions are identified. उस केस में कौन कौन था, रमेश बीट प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी कुछ प्रोडक्शन कर रहा था ओके। सुरेश क्या कर रहा था, वो आटा प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो भी प्रोडक्शन मेथड में था। एंड महेश वो भी रोटी प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो भी प्रोडक्शन मेथड में था। तो हमने तीनों आइडेंटिफाई कर लिए कि कहाँ का प्रोडक्शन हो रहा है, गेहूं का प्रोडक्शन भी हो रहा है, आटे का प्रोडक्शन भी हो रहा है, और रोटी का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो तीनों प्रोडक्शन अलग अलग सेक्टर्स में है, तो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। क्लासिफिकेशन करो उनको सेक्टर्स में। दीज एंटरप्राइजेस आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सेक्टर बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज। अब तीनों यहाँ पे रोटी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अलग अलग सेक्टर्स में हो रहा है, क्योंकि एक फाइनल गुड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है कंजम्पशन के लिए, एक जो है वो मिल स्केल पे चल रहा है। मिल स्केल पे चल रहा है मतलब कि वो चक्की चला रहा था, तो उसका एक अलग सेक्टर हो गया। उसके बाद एक एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गया, जहाँ पे गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है ना, जहाँ पे गेहूं प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको ग्रुप कर दिया उनके सेक्टर्स में ग्रुप कर दिया। Estimation of net value added by each enterprises is equal to total output minus cost of intermediate goods. Total output minus cost of intermediate goods. For example, सुरेश क्या बनाया था, 50 रुपए का दिया उसने आटा, किसको दिया था, महेश को। 50 रुपए का आटा बना के उसने महेश को दिया, क्या प्रोड्यूस कर रहा था वो, आटा, उसने आटा बना के प्रोड्यूस किया। कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस क्या होगा, उसने लिया आटा, आटा क्या गेहूं उसके पास खुद थे, उसने खुद उगाए हैं गेहूं, नहीं, उसने गुड किसी से लिए हैं, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया उसके लिए। जो उसने कहीं से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोड्यूस किया, उसको प्रोसेस किया, फिर उसने बेचा, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके फिर उसने बेचा था। तो कितने का लिया था उसने, 30 रुपए का लिया था, है ना। तो हमारा नेट वैल्यू एड कितनी हो गई, 20 रुपए की हो गई। समझ में आया। उस एग्जाम्पल में मैंने ये सेम चीज समझाई थी कि उसने कितना वैल्यू एडिशन किया है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, उनको ग्रुप कर दो उनके सेक्टर्स में, और फिर एस्टिमेटेड नेट वैल्यू एडेड कितना हुआ है, ठीक है।
कितना नेट वैल्यू एडेड हुआ है वो चेक कर लो। कैसे चेक करेंगे? टोटल आउटपुट में से जो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज नेट वैल्यू एडेड। ओके, फिर अग्रीगेट कर लो। The net value added by all sectors is summed to arrive to net total national income। कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां से आ रही नेट वैल्यू? एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग टाइप के सेक्टर्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेन सेक्टर्स ये इंक्लूडेड है। इन सबकी फिर हम टोटल इनकम देख लेते हैं, नेट वैल्यू एडेड कितनी है वो देख लेते हैं, एंड सबको सम अप करके एग्रीगेट करके एक नेशनल इनकम आ जाती है। ओके, अंडरस्टूड? यस। नाउ वैल्यू एडेड का कोर कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया है। वैल्यू एडेड का कोर कंसेप्ट यहाँ पे इलस्ट्रेट किया गया है। इसको हम बाद में देखेंगे, जो हमारा ये है ना, इसको बाद में देखेंगे। ड्यूरिंग प्रोडक्शन गुड्स पास थ्रू मल्टीपल स्टेजेस। जब एक गुड्स की प्रोडक्शन होती है, आटा हम तक, रोटी तक बनते हुए आया, बहुत सारी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन थी बीच में। ईच स्टेज एड्स वैल्यू। हर स्टेज पे एक वैल्यू एडिशन हो रहा था। हर स्टेज पे एक वैल्यू एडिशन हो रहा था। वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू एडिड एट ईच स्टेज। हम सिर्फ क्या इंक्लूड करते हैं? हर स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड हुई है। लेट्स गो बैक टू आर एग्जाम्पल। अरे ये देखते हैं, हर स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड हुई है। इस स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड हुई थी? 30 रुपए की हुई थी। इस स्टेज पे 20 रुपए की हुई थी। इस स्टेज पे 40 रुपए की हुई थी। हर प्रोडक्शन स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड हुई है, हम उसको देखते हैं, है ना। नॉट द फुल आउटपुट प्राइस टू अवॉइड काउंटिंग द सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम्स। हमको सेम वैल्यू अलग अलग नहीं कि हमने 50 रुपए, सुरेश ने महेश को बेचा 50 रुपए में, तो क्या पूरा 50 रुपए कैलकुलेट कर लेंगे? उससे क्या होगा? नेशनल इनकम एकदम से बढ़ जाएगी, मैनिपुलेशन दिखेगा उसमें, है ना। बट हमको एक्चुअल चाहिए, हमको डबल काउंट नहीं करना है ना। हमको फुल आउटपुट की प्राइस ही चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक बनने में पूरा इतनी कितनी प्राइस लगती है उसमें, वो नहीं चाहिए हमको, नेट वैल्यू एडेड चाहिए, है ना। तो यहाँ पे व्हीट टू ब्रेड, वही जो व्हीट टू रोटी तक का, वही मान लो कि क्या क्या हुआ था। तो पहले तो फार्मर ने उगाया, गेहूं उगाया 10 रुपए में, ठीक है, तो उसका वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 10 रुपए का हुआ। मिलर ने क्या किया, मतलब चक्की वाले ने क्या किया, यहाँ पे सुरेश को मान लो, सुरेश ने क्या किया, आटा बनाया, कितने में? 18 रुपए में बेचा। 10 रुपए का तो था गेहूं, ठीक है, 8 रुपए में, 8 रुपए का उसका क्या बोलते हैं, 18 रुपए का उसका बेचा उसने, 10 रुपए का तो उसका आटा ही था, तो कितना आया? 8 रुपए वैल्यू एडिशन आया मेरा। ओके, उसके बाद बेकर जिसने ब्रेड बनाई होगी, जो हमारा महेश था, रोटी बनाई थी उसने, है ना। हम तो ना इंडिया में ब्रेड खाते हैं, हम तो रोटी खाते हैं। ओके, तो बेकर ने क्या किया, 28 रुपए का प्रोडक्ट था, पर उसने 18 रुपए तो मिलर को दिए ना। 18 रुपए तो उसने मिलर को दिए। मिलर को किससे दिए? उसने आटा, जो फ्लावर था, जो आटा था, उसे तो मिलर से लिया 18 रुपए में। 18 रुपए में उससे लिया, 28 रुपए में उसने बेचा ब्रेड को। तो कितनी की वैल्यू एडिशन हुई? 10 रुपए की यहाँ वैल्यू एडिशन हुई। उसके बाद रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने ब्रेड ली बेकर से, ब्रेड ली बेकर से, बेकर से ब्रेड ली, कितने? 35 रुपीज की उसने बेची, और बेकर से ब्रेड ली थी 28 रुपए की, तो 7 रुपए का वैल्यू एडिशन उसने किया है। पैकेजिंग करने का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स का, इन सब का हो सकता है वैल्यू एडिशन। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितने की हुई? 10 + 10 20, 20 + 8 28, 28 + 7 35 रुपीज। तो टोटल वैल्यू एडिशन कितने की हुई? 35 रुपीज। जो टोटल वैल्यू एडिशन 35 रुपीज इज इक्वल टू फाइनल सेलिंग प्राइस। 35 रुपीज का तो हमने यहाँ वैल्यू एडिशन किया, पर फाइनल सेलिंग प्राइस भी कितनी है? 35 रुपए की है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल, फाइनल सेलिंग प्राइस से इक्वल होती है। एडिंग ऑल आउटपुट्स 10 8 28 35 91 रुपीज की हो जाती है। अगर हम सारे आउटपुट्स को ऐड करते हैं, कितना? कि वीट 10 रुपए की थी, मिलर ने 18 रुपए का फ्लोर बेच दिया, बेकर ने 28 रुपए की ब्रेड बेची, रिटेलर ने 35 रुपए की ब्रेड बेची, तो कितने का? 91 रुपीज का हो गया। वुड कॉस्ट 56 रुपीज ऑफ डबल काउंटिंग। तो जो 35 में से 91 माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है 56 रुपीज, वो डबल काउंट हो जाता, डबल काउंट हो जाता। ये उतना वैल्यू एडिशन तो हुआ ही नहीं ना। लास्ट में चीज 35 रुपए की बिक रही है, और आपके हिसाब से आउटपुट 91 रुपीज का आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ नहीं है? कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा? तो दिस इज वाई डबल काउंटिंग ना हो, डबल काउंटिंग ना हो, हम हमेशा फाइनल गुड्स की प्राइस को चेक करते हैं कि वो कितनी हो रही है। ओके, नाउ बिफोर
डूइंग प्रोडक्ट मेथड कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको याद रखने चाहिए दिमाग में, है ना? कुछ प्रिकॉशंस है विच यू नीड टू रिमेंबर. Now, avoidance of double counting include only final goods or value added at each stage, never intermediate goods. सेम जो वहां पे दिया था, जो सेम वहां दिया था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को काउंट करो, इंक्लूड उसी को करो, या वैल्यू एडिशन को देखो, या सिर्फ वैल्यू एडिशन को देखो एंड डबल काउंटिंग मत करो. ठीक है? करंट ईयर का प्रोडक्शन ही देखना है, लास्ट ईयर का प्रोडक्शन नहीं देखना है. पास्ट में जो स्टॉक हमारे पास बचा था उसको हमने बेचा, वो हमें नहीं देखना. मैंने जो 2025 में स्टॉक बनाया था, ब्रेड बनाई थी, उसको मैंने 2026 में बेचा, बट मैं उसको 2026 में काउंट नहीं करूंगी. उसको मैं प्रोड्यूस कब किया था? 2025 प्रोड्यूस किया था. तो कब का है? 2025 का है, वो इस साल का प्रोडक्शन नहीं है. तो मैं सिर्फ करंट ईयर का प्रोडक्शन ही इंक्लूड करूंगी. Only goods produced in the current accounting year, past stock must be excluded. Past का stock should be excluded. Okay. Adjustment for stock appreciation. Any increase in value due to price rise, not actual production, should be deducted. अगर मेरा जो स्टॉक था लास्ट ईयर था 35 रुपए का, इस साल मैं उसको बेच रही हूँ 40 रुपए का. ठीक है? प्राइस राइज किस वजह से हो रही है? इन्फ्लेशन की वजह से हो रही है. प्राइस राइज हो गई है, सप्लाई डिमांड की वजह से हो रहा है. उस केस में हो रहा है. क्या वो एक्चुअल प्रोडक्शन की वजह से कुछ हो रहा है? नहीं. वो ऐसे ही मार्केट कंडीशंस की वजह से उसकी राइज हो गई है प्राइस. ठीक है? इंक्रीज हो गई है उसकी प्राइस. उस केस में हम उसका जो प्राइस राइज हुआ है उसको डिडक्ट करेंगे. जो प्राइस राइज हुआ है उसको डिडक्ट करेंगे. एक्चुअल प्रोडक्शन ही जो हुआ है हम उसको ही लेके चलते हैं. तो हम उसको एडजस्ट कर देते हैं. इंक्लूजन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन. गुड्स प्रोड्यूसर्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन मस्ट बी इंक्लूडेड एंड वैल्यूड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस. अगर कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करके हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, खुद ही उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी प्राइस भी इंक्लूड होगी जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उसके हिसाब से. जो भी मार्केट प्राइस चल रही. मान लो कि मैंने रोटी बनाई थी, मैं महेश हूँ, मैं रोटी बनाई, है ना? एंड मैं उसे खुद ही कंज्यूम कर दी, सेल्फ कंजम्पशन कर दिया मैंने. ठीक है? बेचती मैं उसको कितने में? 90 में सेल करती. उसको मैं 90 में सेल करती, मैंने उसको सेल्फ कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंजम्पशन कर लिया. तो मैं उसको भी इंक्लूड करूंगी किस प्राइस पे? 90 रुपीज की प्राइस पे ही इंक्लूड करूंगी. 90 रुपीज की, क्योंकि वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है. वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, तो मैं उसी प्राइस पे इंक्लूड करूंगी. ओके? समझ में आया? प्रोडक्ट मेथड समझ में आ गया कि क्या है? पहले हमने मीनिंग पढ़ा, फिर हमने उसका प्रोसीजर पढ़ा, फिर हमने सेक्टर्स देखे क्या होता है, वैल्यू एडिशन कैसे होता है वो देख लिया, एंड प्रिकॉशंस क्या थे वो देख ली. ये 5 चीजें हमने देखी प्रोडक्ट मेथड में. ये 5 चीजें हमने देखी प्रोडक्ट मेथड में. ठीक है? एक बार जब इसको रिवाइज करेंगे तो हम समझ लेंगे कि कैसे इसको हमको बाइफरकेट करना है. ओके? फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड. मैं आपको इसका रिवीजन दूंगी ना, तब आपको ये बाइफरकेटेड समझ में आने लगेगा. अभी क्या क्लास के बीच में मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हमें ये 5 पेजेस अभी कंप्लीट करने हैं. ओके? एंड इसीलिए मैं आपको इसलिए मैं आपको बीच में भी डिस्टर्ब नहीं कर रही. हमारा रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा उसमें. फिर आता है एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? It measures the national income by calculating the total expenditure incurred on final goods and services during a year. It is based on the idea that total income generated equals total expenditure made. ठीक है? किसी चीज को बनाने में कितना एक्सपेंस लगा, किसी चीज को बनाने में कितना एक्सपेंस लगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है? किसी चीज को बनाने में कितना एक्सपेंस लगा, उसको, किसी चीज को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने तक में कितना एक्सपेंडिचर इनकर हुआ, कितना एक्सपेंडिचर इनकर हुआ, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड. ओके? तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि जो टोटल इनकम जनरेट हुई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने पे is always equal to total expenditure जितना हुआ है. हम्म. इसके कंपोनेंट्स, नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से कैसे कैलकुलेट होता है. तो जो मैं आपको ऊपर बताई थी ना,
ये 5 चीजें होती हैं। पहले होता है सी। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब हम कंज्यूमर है, हम क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। हाउस होल्ड कंजम्पशन मतलब कि हम फाइनल कंज्यूमर है, अपने घर में लाके उसको बना के खाते हैं, उसको घर में यूज करते, पर्सनल यूज करते, जो भी। फाइनल कंज्यूमर क्या करता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, बाय करता है। इस पे वो क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा। This is the largest component of expenditure. This is the largest component of expenditure, जिसको बोलते हैं consumption expenditure. Consumption expenditure इसको बोलते हैं consumption expenditure. फिर आता है I से investment expenditure. Expenditure by firms on new plants and machinery, inventory stock and new residential construction. मतलब कि एक कंपनी ने कोई चीज बनाने के लिए किस किस चीजों पे इन्वेस्टमेंट किया था, किस किस चीजों पे इन्वेस्टमेंट किया था। मान लो कि उनने नया प्लांट एंड मशीन भी खरीदा, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए, नई साइट खरीदी, नई कंस्ट्रक्शन साइट खरीदी, इन्वेंट्री स्टॉक जो था वो खरीदा, अनस्टोल्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, रॉ मटेरियल जो भी खरीदा उनने इन्वेंट्री स्टॉक का, वो सब बोलता है इन्वेस्टमेंट। जो प्रोड्यूसर ने इन्वेस्ट किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें आता है स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ने कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड किया है, उनने क्या खर्चा किया। इट इंक्लूड्स डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक सर्विसेज। अलग अलग सेक्टर्स का दिखा बता रहे कि गवर्नमेंट ने डिफेंस का आइटम खरीदा, है ना, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, सर्विसेज खरीदी, ठीक है। इट एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स। नो प्रोडक्टिव सर्विस इज रेंडर्ड इन रिटर्न, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट बताऊंगी कि क्या होता है बाद में। यहाँ पे लिख लो कि ट्रांसफर पेमेंट्स समझना है ना, ट्रांसफर पेमेंट समझना है। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स एंड एम का मतलब होता है इम्पोर्ट्स। एक चीज देख रहे हो, एक्सपोर्ट्स का एक्स लिया है, इम्पोर्ट्स का एम लिया है, इम्पोर्ट्स, है ना। दिस इज नेट एक्सपोर्ट्स। डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज नेट एक्सपोर्ट्स। इट रिफ्लेक्ट्स के एक्सटर्नल सेक्टर कंट्रीब्यूशन कितना रहा नेशनल इनकम में। हमने कितने इम्पोर्ट किया, जो इम्पोर्ट किया हम उसको माइनस कर देंगे। जो हमने इम्पोर्ट किया वो हमने यहाँ तो प्रोड्यूस नहीं किया ना, हम तो बाहर से खरीद के लेके आए हैं वो, तो वो माइनस हो जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर से। एक्सपोर्ट्स जो हमने यहाँ प्रोड्यूस करके बाहर बेचा है, जो हमने यहाँ प्रोड्यूस करके बाहर बेचा है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। कैन बी पॉजिटिव, या तो एक्सपोर्ट सरप्लस में हो गया तो नेगेटिव हो गया, इम्पोर्ट सरप्लस में हो जाए। ऐसा हो सकता है कि इम्पोर्ट ज्यादा कर लिया हमने, एक्सपोर्ट्स कम करी, या ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्ट ज्यादा करी, इम्पोर्ट कम किए। तो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या बना, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। हमको सब चीजें प्लस करनी है, बट जो नेट एक्सपोर्ट्स है उसमें सिर्फ एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट होगा, उसको भी हमको प्लस करना है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, ठीक है। ये समझ में आ गया एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, समझ में आ गया कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आया कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। कंजम्पशन, सिटीजन्स ने जो कंज्यूम किया फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हम आटा लेते हैं, दाल लेते हैं, चावल खरीदते हैं खाने पीने के लिए, उसको हम कहीं और बेच नहीं रहे, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट इज कंजम्पशन। फिर इन्वेस्टमेंट किसने किया, इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्टमेंट कुछ बना, प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, प्लांट एंड मशीनरी का, बिल्डिंग बनाई है, फैक्ट्रीज बनाई है, कंस्ट्रक्शन किया है, ओके, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जो इंडस्ट्रीज ने किया है प्रोडक्शन करने के लिए। फिर गवर्नमेंट ने कितनी स्पेंडिंग करी है, गवर्नमेंट ने कितनी स्पेंडिंग करी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिफेंस पे कितना स्पेंड किया है, गुड्स एंड सर्विसेज पे कितना स्पेंड किया वो। उसके बाद ही नेट एक्सपोर्ट्स, कि हमने फॉरेन ट्रेड में कितना एक्सपोर्ट्स किया माइनस कितने इंपोर्ट्स किए, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब जो बात आई थी कि हम ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं,
ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज पता है सबको? स्टॉक एक्सचेंजेस पता है क्या क्या होता है? ठीक है। शेयर मार्केट, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? शेयर मार्केट, ठीक है, जहां पे हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं, अपना पैसा निकल बनाते हैं वहां पे ना, शेयर मार्केट में जाके पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम लॉस में जाते हैं बट पैसा बनाने की कोशिश करते हैं वहां पे, है ना। तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि एक शेयर है, मैंने खरीदा, फिर मैंने बेच दिया, फिर मैंने खरीदा, फिर मैंने बेच दिया। क्या यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हो रहा है? क्या यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है? क्या मैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ली हूँ? क्या मैं फाइनल गुड्स एंड सर्विस ली हूँ? नहीं। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ, खरीद रही हूँ, बेच रही हूँ, है ना। मैं उसको फाइनल कंज्यूम नहीं करने वाली, दैट इज नॉट कंजम्पशन, दैट इज नॉट कंजम्पशन, क्योंकि मैं फाइनल कंज्यूमर नहीं हूँ इस केस में भी, है ना। और कुछ प्रोडक्शन में नहीं हो रहा, क्या शेयर बार बार प्रोड्यूस हो रहे हैं? नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे, दैट इज नॉट प्रोडक्शन, दैट इज नॉट प्रोडक्शन, है ना। तो जब कोई ऐसी चीज जो प्रोडक्शन नहीं हो रही बट लोग उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो चीज कहलाती ट्रांसफर पेमेंट्स, जहां पे सिर्फ पेमेंट एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे सेल बाय हो रहा है बट वहां पे कुछ नई चीज प्रोड्यूस होके नहीं आई है, कुछ नई चीज प्रोड्यूस होके नहीं आई है, जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी थी, उसी में हम डील कर रहे हैं, उसी में डील कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कुछ फाइनल प्रोडक्शन नहीं हुआ ना, तो कोई फाइनल कंज्यूमर बन पा रहा है यहाँ पे, है ना। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। अगर हम इसको इंक्लूड करते रहेंगे तो इतनी बार सेम जो चीज हमने बनाई है, जो एक बार शेयर बन गया उसमें इतनी बार डील हो गई कि उसको तो करोड़ों में चला जाएगा कि कितने करोड़ों में डील हो चुकी है उसके ऊपर, बट उसकी वैल्यू तो उतनी है ही नहीं ना, उसकी वैल्यू तो उतनी थी नहीं, काउंटिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो काउंटिंग ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। क्या क्या होगा? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट, एंड इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सक्लूड रहती है, ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सक्लूड रहती है। फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला क्या है? अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस क्या है। प्रिकॉशंस, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स क्यों एक्सक्लूड करेंगे? लॉजिक लगाओ। फर्स्ट हैंड गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, हम फाइनल कंज्यूमर थे, मैंने कार खरीदी थी, मैं फाइनल कंज्यूमर थी, मैंने कार खरीदी थी, मैंने उसी कार को 10 साल बाद बेच दिया, वो सेकेंड हैंड है। क्या मैंने उसे वैल्यूडेशन किया? नहीं। क्या मैंने उसको प्रोड्यूस किया? नहीं। वो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी थी, वो ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ चुका है एक बार, तो मैं उसको वापस नहीं जोड़ूंगी। They do not contribute to current production. Only newly produced goods are included. जो पहली पहली बार बने हैं, जो पहली पहली बार बने हैं गुड्स, सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्या थे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? मैंने अभी शेयर की बात बताई, शेयर की बात बताई। परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज वो ट्रांसफर हो रहे हैं, एग्जिस्टिंग एसेट को ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही हम ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। दैट इज नॉट न्यू प्रोडक्शन। उसके बाद आती है एक्सक्लूजन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, जो ऊपर बात हुई थी। पेमेंट्स लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आर एक्सक्लूडेड सिंस नो प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड। मतलब किसी को हम पेंशन दे रहे हैं, पेंशन क्यों दे रहे हैं? उससे सर्विसेज दे चुका था, है ना। क्या अभी रिसेंटली करंटली वो दे रहा है कोई सर्विसेज? नहीं। क्या सर्विसेज क्रिएट हो रही है? नहीं। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिल रही है सिर्फ उसके बेसिस पे कि उन्होंने पढ़ाई करी थी, क्या उस पर कोई सर्विसेज बन रही है? नहीं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या वो कोई सर्विस दे रहा है? नहीं, उसको सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सक्लूड की जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सर्विसेज बन नहीं रही, कोई भी सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रहा, कोई हमें कोई सर्विस दे ही नहीं रहा, हम सिर्फ उनको बेनिफिट दे रहे हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, है ना। सो दैट इज एक्सक्लूडेड। तीन चीजें एक्सक्लूड करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, एंड हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स, ये तीन चीज एक्सपेंडिचर मेथड से एक्सक्लूड हो जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड से एक्सक्लूड हो जाती है। तो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में तीन चीजें पढ़ी, उसका मीनिंग, उसका फॉर्मूला का मीनिंग, एंड क्या क्या एक्सक्लूजन होते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, ये पढ़ा। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं इनकम मेथड में, जो हमारा लास्ट मेथड था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, लास्ट मेथड था। इसका मीनिंग क्या है? इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड
That is by calculating the total income earned by the factors of production. It reflects how income is distributed among labor, land, capital and entrepreneur. मतलब इनकम मेथड कहाँ से दिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से दिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से देखेंगे। जब भी इनकम मेथड की बात आएगी तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड से हमने क्या कमाया? रेंट। लेबर से क्या कमाया? वेजेस। कैपिटल ने क्या कमाई? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर ने क्या कमाया? प्रॉफिट। ठीक है, वही यहाँ पे हम पढ़ने वाले कंपोनेंट्स ऑफ इनकम। जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से फैक्टर इनकम आती है वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इजी, बहुत इजी, आपको ऑलरेडी पता है। वेजेस क्या होते हैं? इट इंक्लूड सैलरी, वेजेस, एडिशनल बेनिफिट्स जो लेबर्स ने कमाई है। इट इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्यों? सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है इंडिया। सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव है इंडिया, तो हमारे नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा क्या जुड़ेगा? वेजेस जुड़ेगा, सैलरीज जुड़ेगा। जो वेजेस सैलरी पे एडिशनल बेनिफिट्स है वो जुड़ेंगे, जो हम दे रहे हैं किसको? लेबर्स को। ये हमारा क्या है? पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद आती है रेंटल इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम ओनरशिप ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। लैंड हमारी सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड के ऊपर हम कितना रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि हम वो लैंड को ओन करते हैं। कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं हम लैंड के ऊपर, उसको बोलते हैं रेंट। सेकंड आता है, थर्ड आता है इंटरेस्ट इनकम अर्नड ऑन लेंडिंग कैपिटल। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारा कैपिटल, है ना? हमने किसी को पैसा दिया, उसने उस पैसे को लेके क्या क्या काम किया और हमें कितना इंटरेस्ट दिया उस कैपिटल पे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब बैंक अगर लोन दे रही है किसी को कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, देन द बैंक इज लेंडिंग कैपिटल, द बैंक इज लेंडिंग कैपिटल। उस पे जो कंपनी है वो उनको इंटरेस्ट देती है, तो वो अपने कैपिटल पे क्या अर्न कर रहे हैं? इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं। फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा फोर्थ फैक्टर प्रोडक्शन कहाँ से आ रहा है? एंटरप्रेन्योर से, है ना? प्रॉफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेट फर्म्स या तो कंपनीज कॉर्पोरेशन से, या अनइनकॉर्पोरेट फर्म्स, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, कोऑपरेटिव, जितनी भी फर्म्स हैं, कॉर्पोरेटेड हो या इनकॉर्पोरेटेड हो, जो भी प्रॉफिट्स वो अर्न कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इनकम। दैट इज कॉल्ड इनकम। तो अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चार चीजें हम चेक करते हैं। ये चार चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम मेथड से जोड़ो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या क्या कमाते हैं? लैंड पे रेंट, लेबर वेजेस सैलरी कमाता है, कैपिटल इंटरेस्ट कमाती है और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है। ये चार चीजें जो हमारी फैक्टर इनकम कहलाती है, इसको मिला के ही नेशनल इनकम बनती है अंडर इनकम मेथड। क्लियर? क्लियर हो गया? नाउ प्रिकॉशंस क्या है इन इनकम मेथड? इनकम मेथड जब कैलकुलेट करें तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमको ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सक्लूड करनी है। मतलब जो भी हम गिफ्ट्स दे रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, उसको हमें नहीं लेना, क्योंकि उससे कोई सर्विस नहीं मिल रही, वो सिर्फ हम दे रहे हैं। ठीक है, इलीगल इनकम एक्सक्लूड करनी है। जो स्मगलिंग से, गैम्बलिंग से, जो कि सोशली डिजायरेबल नहीं है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे ना, तो वो ऐसा लगेगा कि हम बढ़ावा दे रहे हैं इन इलीगल कामों को। अगर स्मगलिंग से कोई अर्न कर रहा है पैसा, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, गैम्बलिंग से कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट इज इलीगल इनकम, उसको हम इंक्लूड नहीं करते। फिर आता है विंडफॉल गेन्स, मतलब कि जो कभी कभी हो गए गेन्स, जैसे कि लॉटरी विनिंग हो गई, प्राइजेस हो गए, जो कि कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे, सिर्फ लॉटरी खरीदी, लक चल गया और हमको पैसा मिल गया, वो हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते, वो हमारी इनकम नहीं होती, उसको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। मतलब कि कभी कभी आपके ऊपर गिर गई, है ना, ऐसे हवा चली आपके ऊपर पैसा गिर गया, इसको बोलते हैं विंडफॉल गेन्स। फाइनेंशियल एसेट ट्रांजेक्शन, जैसे कि सेल परचेज हम शेयर्स एंड बॉन्ड्स में कर रहे हैं, तो मेनली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है, वहां पे कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ आप ट्रांसफर कर रहे हो ओनरशिप को, यहाँ पे कुछ नया प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। ना कोई नया शेयर बन रहा है, ना कोई बॉन्ड बन रहा है नया, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जहां पे कोई नया प्रोडक्शन नहीं होता है, हम उस चीज को नहीं लेते, जो इलीगल एक्टिविटी है उसको नहीं लेते, और जहां पे ऐसी विंडफॉल गेन हो चुका है उसको नहीं लेते, नहीं लेते। ओके,
चार चीजें, ये चार चीजें भी हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ी थी कि ये सब चीजें नहीं ली जाती है। ओके, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको एक रफ आइडिया लग गया? एक आइडिया लग गया कि हम किस चीज को एक्सक्लूड करें, किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं, विद द लॉजिक ऑफ दैट, विद द लॉजिक ऑफ दैट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। ओके, अब हमने ये 5 पेजेस आज कंप्लीट कर लिए। हमारा जो टारगेट था आज कंप्लीट करने का वो कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल पेजेस कितने हैं? लेट्स जस्ट चेक, 1 सेकेंड। 5 पेजेस तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल पेजेस कितने हैं इसमें? मतलब 19-20 पेजेस हैं। हमने 5 कंप्लीट कर लिए, 15 बचे हैं। चैप्टर छोटा ही है ये वाला ना, चैप्टर बड़ा नहीं नेशनल इनकम का। और जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल होता है इसलिए हम थोड़ा टाइम लेते हैं इसको पढ़ने में। बट ये जल्दी, मतलब मेरे हिसाब से 2-3 क्लासेस में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं सेकंड चैप्टर भी इकोनॉमिक्स 19 पेजेस है, 5 पढ़ चुके हैं, बचे हैं 14 पेजेस। हर क्लास में 5 पेज पढ़ेंगे एंड कंप्लीट करेंगे हर क्लास में, ठीक है? फटाफट फटाफट कंप्लीट करेंगे हम हर क्लासेस में अब, है ना? एंड वील बी डन विथ इट, ओके। और एक दिन में हो सकता है आपको 3 क्लासेस मिल जाए, है ना? या हम और बड़ी क्लासेस भी रख लें। सो दैट इज व्हाट वी गोना डू। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, है ना? फटाफट कंप्लीट करेंगे और एक दिन बैठ के हम पूरा सिलेबस भी चेक कर लेंगे कि कितना सिलेबस है और कितनी जल्दी हमें इसे कंप्लीट करना है। ओके, मेरे हिसाब से बिजनेस कम्युनिकेशन अकाउंट तो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज अकाउंट्स में सिर्फ 8 चैप्टर्स हैं और 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी एक पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है? सो वी गोना डू दैट एंड वील मीट इन नेक्स्ट क्लास नाउ। तब तक के लिए बाय बाय।